अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यूँ तो जुलाई के महीने में बहुत कुछ हुआ, चाहे वो 5 जुलाई है जब जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ लगा, या फिर 17 जुलाई 2007 जब इस्लामाबाद की कचहरी में एक बम धमाके में पीपल्स पार्टी के बहुत से कारकुन और वकला शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी हुए। आज हम आपकी मुलाकात यहाँ इस्लामाबाद के इस शालीमार ग्राउंड से एक ऐसे कारकुन से करा रहे हैं जो ख़ुद को पैदाइशी जियाला कहते हैं। जी हाँ, डॉक्टर इसरार शाह। कौन वाकिफ़ नहीं कि इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सफ़र 1970 के इलेक्शन से शुरू हुआ और 1970 में 16 साल की उम्र में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी मुहिम भी चलाई। उसके बाद 2012 में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और फिर 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा। इस तमाम अरसे में डॉक्टर इसरार शाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वो वज़ीर आज़म थी तो उनके मुआवन खसूसी भी रहे 2 बार। पहली बार 1988 में और फिर दूसरी बार 1996 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई। डॉक्टर इसरार शाह 17 जुलाई 2007 को इस्लामाबाद के कचहरी में होने वाले बम धमाके में अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गए और आज वो इस्लामाबाद में आज शालीमार ग्राउंड में यहाँ मौजूद हैं, लगातार आते हैं और आज हमने सोचा कि एक सियासी कारकुन की कहानी भी आपको सुनाते हैं। ये वो सियासी कारकुन हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सियासी जमातों को दी। आज ये पाकिस्तान में जमहूरियत का और सियासत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर इसरार शाह से कराते हैं। मतीउल्लाह जान साहब, आप ने बड़ी उस जगह पर मुझे आके कैच किया है जहाँ पर पिछले तकरीबन 14 साल से इस पार्क के अंदर मैं हूँ और इसी पार्क के अंदर मैं अपने कदमों के साथ 27 साल से आ रहा हूँ। तो जब यहाँ पर बैठा हुआ देखता हूँ तो आपका जो क्वेश्चन है कि आप इस मुल्क में क्या देख रहे हैं, इसकी जमहूरियत का क्या हो गया, और दास्तान मैं इतनी मर्तबा रिपीट कर चुका हूँ कि दोस्तों ने, चैनल्स ने, वर्ल्ड चैनल्स ने, तमाम ने मेरे इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं नई बात क्या करूँ। 17 जुलाई 2007 एक वकला की तहरीक थी, एक मोमेंटम था। लोग समझ रहे थे कि इसके बाद वो अदालतें जो अदालतें लोगों के खून की बुनियाद पर आकर बैठी हुई हैं, उस मुल्क में कोई अदालतों का अपना रोल होगा। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आज अदालतों में बहस चल रही है कि क्या फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये हुआ है, मैं ज़ाती तौर पर यह कहने के लिए तैयार हूँ कि इस मुल्क के इंसाफ के दरवाज़े गरीब के लिए बंद हैं। इस मुल्क की लोअर जुडिशरी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक किस्म की दुकानों के अंदर सजी बैठी है। और अनफॉर्चुनेटली और बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि मैं आज जिसने इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिसने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए कुर्बानी दी, जो ज़िया के किले में रहा, जो ज़िया की जेल में रहा, जिसने कोट लखपत जेल देखी, जिसने मियाँ वाली जेल देखी, जिसने कैंप जेल देखी, जिसने टॉर्चर सेल देखे, जिसने तमाम इस मुल्क की जेलें देखी और आलमोस्ट तमाम वो बड़ी बड़ी जेलें देखी और टॉर्चर में भी रहा, आज इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि अगर इन लोअर जुडिशरी के अंदर भी फ़ौजी जो लोग हैं उनको भर्ती कर दिया जाए, क्योंकि मुझसे हो सकता है कि लोग ये कहें कि पता नहीं फ़ौज की नुमाइंदगी कर रहा है। खुदा की कसम, मैंने गेट नंबर 4 का दरवाज़ा नहीं देखा, मुझे तो ये नहीं पता कि अपारा कहाँ है। लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूँ इस मुल्क के अदालती निज़ाम को देखकर, जो इस वक्त 58,000 केसेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लोअर अदालतों के अंदर कितने केस पेंडिंग होंगे। मैं अदालतों के अंदर अपने एक ज़ाती केस की हैसियत से भी जा रहा हूँ और मैं अदालतों का रवैया और एटीट्यूड देख चुका हूँ। और दूसरी बात ये है कि कहा कि 17 जुलाई के हवाले से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 17 जुलाई 2007 को मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
17 कारकुन शहीद हुए, जिसमें से 5 ख़वातीन थी। मैं तीन तीन मंजिल के ऊपर उनकी लाशों के टुकड़े थे जो उन्होंने कलेक्ट किया। खुदा का शुक्र है कि मुझे आधा मेरे रब ने छोड़ दिया ताकि मैं लोगों की मोहब्बतें और लोगों की नफ़रतें देख सकूं। मैंने इस आदि व्हील चेयर के ऊपर यहाँ पर बैठकर मैं दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने इक़्तिदार में बैठे हुए जो क़यादतों के गिर्द हल्का और सर्कल है, जो मैंने उनकी मुनाफ़क़तें देखी हैं, मैंने तारीख़ में ऐसी मुनाफ़क़तें नहीं देखी। मेरे साथी 17 जुलाई को जिस तरीके से उड़े, और ये भी आपको बता दूं कि इट वाज ए प्लांटेड बम, यहाँ पर कोई खुदकश नहीं था। ये गलत किस्म की स्टोरी और एफआईआर दर्ज की गई, और वो प्लांटेड बम जो है वो बिल्कुल जाके अगर उस वक्त के आईबी के हेड से पूछा जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए तो आपको मुलजिम पता लग सकते हैं, लेकिन कोई शख्स उस तरफ रुख नहीं कर सकता। अलमिया ये है इस मुल्क के अंदर। और रही बात आपने कहा कि आप इस मुल्क में जमहूरियत का मुकद्दर क्या देखते हैं, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती क्या देखते हैं, तो साहब मैंने तो पहले, अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कितनी की जमहूरियत है। मतीउल्लाह जान साहब, मैं अगर थोड़ी सी बात करूं, 44 साल की मेरी एफिलिएशन के बाद मेरी पार्टी की सीईसी की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए, मेरी बात इसी तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वर्कर जो है वो अपनी लीडरशिप की जो मिजाज के ख़िलाफ़ और असूल के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। अगर खुदा न खास्ता वो कर दे तो उसको रांधा दरगाह बना देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पर्सनलाइज हुई हैं। आपने पीपल्स पार्टी और इमरान खान दोनों को देखा है, तो पहले पीपल्स पार्टी छोड़ी, इमरान खान के पास गए, और फिर इमरान खान को छोड़ा, वापस पीपल्स पार्टी में आ गए, तो क्या गलती इन पार्टियों में थी या आप में थी? देखिए, ये हो सकता है कि मेरे मिजाज में तलखी हो, फितरी बात है। जिस बंदा व्हील चेयर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो उसके मिजाज में तलखी होती है, लेकिन ये लीडरशिप का काम है कि वो तलखी बर्दाश्त करे। इधर तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब का जो रवैया है वो खुदा की कसम इमरान खान के रवैये से करोड़ गुना बेहतर है। आसफ़ ज़रदारी अपने रवैयों के एतबार से बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आसफ़ ज़रदारी के गिर्द इस किस्म का हल्का बना हुआ है जो आसफ़ ज़रदारी के दोस्तों में नहीं दुश्मनों में इजाफा करते हैं। और वो बातें इनफैक्ट जिसकी वजह से मेरे अंदर एक तलखी पैदा हुई, वो बातें जिसके अंदर मेरे अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ, उस गुस्से की बुनियादी वजह जो है, मुझे शर्म आती है कि मैं कहूँ कि मेरे इलाज की फ़ाइल उस वक्त के वज़ीर आज़म गिलानी के पास जाए और गिलानी कहे कि इसका इलाज किसी एनजीओ से कराओ। इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क यहाँ पर मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा हो और उस इलेक्शन के अंदर डेवलपमेंट की जो ज़िली तंजीमों पे लोग काम करवाने के लिए मेरे पास आए और जो इख्तियारात है वो बाबर अवान को दे दिए जाए, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो कहा जाए, तारुफ कराया जाए, ये हमारा हीरो है, ये हमारा लीडर है, ये हमारा हीरो है। जो हीरो को जिस वक्त एवार्ड बांटे जाए तो एवार्ड भी बाबर अवान को दे दिए जाएं और उन लोगों को दे दिए जाएं जो शरीक सफ़र भी नहीं थे, तो बाहर तलखी आती है। अगर एक बात मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने मीडिया में गए, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वर्कर हूँ, मैं बीवी का भाई हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम ये लगाया कि मैं अखबारात में गया हूँ, मैंने कभी कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दी। एक अखबार के न्यूज़ चैनल अंग्रेज़ी में छोटी सी खबर हुई, लीक हुई, तो उसको हवा बना दिया गया, और वो हवा बनाया उस वक्त आसिफ ज़रदारी साहब की सेक्रेटरियों ने, और आसिफ ज़रदारी को पोर्ट्रे किया। मुझे दुख ये है कि आसिफ ज़रदारी साहब को ख्याल नहीं आया कि एक शख्स को एक व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजार रहा है, आपने उसकी 44 साल की रफ़ाकत को ख़त्म किया, आपने उसकी। और रही बात इमरान खान की, इमरान खान, सीधी बात, मैं इमरान खान जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना लीडर माना हो वो किसी शख्स को अपना लीडर नहीं मान सकता। जिसने बीबी के साथ काम किया हो वो किसी को लीडर नहीं मान सकता। इमरान खान को मैंने ज्वाइन किया था अपनी तलखी के नतीजे में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल फोर्स बननी चाहिए या पावर बननी चाहिए जो आज तक ये होता रहा कि ये दोनों पार्टियाँ लूट गई हैं, कोई तीसरी पार्टी आए और हिसाब ले। लेकिन इमरान खान ने क्या किया, जिस शख्स ने पूरी कौम को आइडियलाइज़ किया, मैं भी समझ रहा था
کہ شاید اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی لائے گا، لیکن عمران خان نے کیا تبدیلی لائی؟ عمران خان نے کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ اگر توشہ خانہ انہوں نے لوٹنا تھا اور عمران خان نے بھی لوٹنا تھا تو پھر فرق کیا ہے؟ اگر ان کے ایجنٹوں نے لینا تھا اور ادھر پنکی پیرنی اور وہ جو گوگی جو ہے وہ بیٹھی ہوگی تو پھر اس میں فرق کیا تھا؟ جب ان پر الزام یہ تھے تو پھر بات یہ ہے کہ عمران خان کو پھر وہ پوسچر دینا چاہیے تھا جو اس ملک کے اندر لیڈر دیتے ہیں۔ اس نے ثابت نہیں کیا وہ لیڈر ہے، نہ اپنے کنڈکٹ سے۔ 9 مئی کے حوالے سے دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی بالکل یہ پلانڈ تھا، یہ ٹارگٹ تھا۔ 9 مئی تو صرف ڈیٹ ہے، لیکن پوچھ لے 1 سال کی ساری موومنٹ کو دیکھ لیں، جس طریقے سے مومنٹم بلڈ کیا گیا، جس طریقے سے نوجوانوں کا دماغ خراب کیا گیا، جس طریقے سے نوجوانوں کو انوالو کیا گیا، اس کے نتیجے میں ایک 9 مئی تو آنا ہی تھا۔ جب وہ 9 مئی آیا تو اس کے عمران خان کانسیکوینسز نہیں جانتا تھا۔ آج بہادر بنے نا، آج وہ ڈیفینڈ کرتا پھرتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو کسی کو تربیت نہیں دی تھی۔ دلیر بنو نا، کہتے ہو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میں لیڈر ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کے قدموں کی جھول کے برابر نہیں ہو۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے تشبیہ دے سکتے ہو؟ عمران خان کو کون لایا؟ عمران خان کو وہ لائے تھے نا جو سب کو لاتے ہیں، وہی لاتے ہیں سب کو صاحب۔ ہمارے لیے تو ہمارا سی وی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس ملک میں غیرت مند لوگوں کا سی وی ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس ہے تو ان کو قبول نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر ان کا سی وی ہے جو اوپر سے کمائیں اور نیچے بانٹنے کی بات کریں، اس طرح کا کوئی لوگ تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو پروجنی لگائی ہے، انہوں نے اس ملک کے اندر پالیٹکس غیرت کی بنیاد پر جن لوگوں نے کی ہے ان کو کچل دیا گیا ہے، اور جو نرسیاں انہوں نے لگائی ہیں اس نرسیوں میں خدا نہ خواستہ اگر انڈیا یہاں پر حملہ کر دے تو یہ شہروں کی کنجیاں ان کے قدموں کے اندر ڈال دیں گے۔ کس نے نرسیاں لگائی ہیں؟ حضور میں تو ڈرتا نہیں ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہے، محکمہ زراعت کہہ لو، کچھ اور کہہ لو، جو نام ان کو دینا چاہتے ہو دے دو، جو مختلف شکلوں میں پیرائے میں آئے ہیں۔ میں یہ تو حقیقت بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو جنرل عاصم صاحب آئے ہیں، جو اس وقت یہ ذرا میں ڈفرینٹ دیکھ رہا ہوں، آئی ایم سینگ لٹل بٹ ڈفرینٹ۔ کس سے ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں؟ پچھلی جو پروجنی اس وقت ان کی لیڈرشپ آئی ہے، جنرل باجوہ، جنرل باجوہ، جنرل فیض تو باجوہ کا بھی ابا جان تھا، وہ تو بیچارہ باجوہ تو پلے کر رہا تھا، جنرل فیض واز پلینگ، وہ سب کچھ کھلا رہا تھا۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت کچھ مختلف ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو رویہ اور ایٹیچیوڈ ہے وہ بڑا بیلنس ہے اس وقت کے جو چیف آف اسٹاف ہیں جو آرمی کے۔ کیسے بیلنس ہے؟ ہر حوالے سے بیلنس ہے۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا کیا ہے عمران خان کا؟ کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، ویسے ہی بس ڈیٹیں پڑ رہی ہیں، ویسے ہی ڈیٹیں لگ رہی ہیں، ویسے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بابا انصاف لانا ہے تو جلدی سے لاؤ نا۔ سال سوا سال تو ادھر بھی ہو گیا ہے، ان سال سوا سالوں میں کیا اکاؤنٹیبلٹی اور کیا احتساب ہوا ہے؟ صرف اگر کیسوں کی تاریخیں پڑھنی ہیں اور تاریخوں میں تاریخیں پڑھنی ہیں تو پھر تو یہی ہوگا کہ باقی بھی تاریخیں بھگتتے رہے اور ان لوگوں کو کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ہو سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں ایک پروپیگنڈا مشینری لگائی بھی ہے کہ آپ پولیٹیکل کلاس کو جو ہے خراب کریں اور ان کو اپنا بدنام کریں لوگوں کے اندر۔ تو کیا سیاسی انجینئرنگ ابھی جاری ہے؟ سیاسی انجینئرنگ تو ختم ہی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ ان کی ورکنگ ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ کون میٹر کرتا ہے، کون غیرت مند ہے، کون نہیں ہے، کن کو لانا ہے، کن کو نہیں لانا۔ مجھے یاد ہے کہ میں 2 مرتبہ مجھے ان کی طرف سے آفر ہوئی تھی، ایک مرتبہ ضیاء الحق کے دور میں، دوسری دفعہ مشرف کے دور میں، لیکن کیوں؟ ہمیں وفا تھی ذوالفقار علی بھٹو کے لہو سے، ہمیں وفا تھی محترمہ بے نظیر بھٹو سے، اس لیے ہم نہیں گئے۔ لیکن انجینئرنگ ہوتی ہے۔ میں نے عمران خان کو کہا تھا، میں نے کہا عمران خان آپ نے اپنے کنٹینر کی چھت پر دیکھا ہے؟ میں نے بھرے مجمع اور جلسے میں کہا تھا آپ کے دائیں طرف ضیاء الحق ہیں
آپ کے بائیں طرف مشرفی ہیں، تو کیونکہ مجھ پر الزام لگاتے تھے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتا ہے، تو میرے پاس میں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار شاہ صرف ایک سیاستدان ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست، جمہوریت اور آئینی اداروں کی صحت کے حوالے سے ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار شاہ نہیں بلکہ ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری جمہوریت ہے، ہمارا سیاسی نظام ہے جو کہ ایک ویل چیئر کے اوپر ہے، جس کو دھکا وہ لوگ لگا رہے ہیں جنہوں نے اس نظام کو اپاہج کیا۔ ڈاکٹر اسرار شاہ کی باتیں کسی تجزیہ کار کی نہیں، کسی سائنسدان کی نہیں، کسی قومی لیڈر کی بھی نہیں، مگر ایک سیاسی کارکن کی باتیں ہیں کہ جو اپنے دل کی آواز عوام کو سنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس ملک میں جن لیڈروں کے پیچھے سیاسی کارکن جان بھی دے جاتے ہیں، وہ لیڈر ان کی جان کا سودا بھی کر دیتے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔